Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a very relevant topic, that is ethical use of AI in education, with special reference to UNESCO's recommendations over it. बहुत बात हो रही है आजकल एआई की, है ना? कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसी बातचीत नहीं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसमें एआई इंक्लूड ना हो रहा हो। और चूंकि हम लोगों का शिक्षा से लेना देना है, तो हम लोग जान रहे हैं कि एआई क्या क्या कर सकता है। रिवोल्यूशनरी है इसका इंक्लूजन शिक्षा में, क्रांतिकारी। लेकिन जब से एआई आया है, तब से बहुत सारे इसके अनइथिकल यूजेस आ गए हैं कि इससे दिक्कतें हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, हार्म हो रहा है, साइबर अटैक हो रहे हैं। अनइथिकल तरीके से जो यूज है एआई का, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इथिकली यूज कर सकते हैं एआई को, इस पर बात है। इसमें यूनेस्को ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं और भी दी हैं, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन से, पर ये जो लेक्चर है वो यूनेस्को की रिकमेंडेशन पे मेनली बेस्ड है। ओके, तो जानते हैं क्या है, क्या रिकमेंडेशन है, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग पहले भी थोड़ी बहुत बात हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो इट इज ए स्पेशलिटी विद इन कंप्यूटर साइंस, है ना? कंप्यूटर साइंस की स्पेशलिटी है दैट इज कंसर्न विद क्रिएटिंग सिस्टम्स दैट कैन रेप्लिकेट इन ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसका मतलब कि उस तरीके के सिस्टम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर सकते हैं और उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी होती है। They do this by taking in a myriad of data, processing it and learning from their past in order to streamline and improve in the future. और ये ऐसा कैसे करते हैं? डेटा से, जो इनके पास आंकड़े होते हैं उन्हीं को प्रोसेस करके ये लर्न करते हैं अपने पास्ट में जो इनको डेटा मिला है, उसी को स्ट्रीमलाइन करके और फ्यूचर में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि ये सिस्टम की स्पेशलिटी है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को रिप्लिकेट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है उसकी तरह से। तो की एस्पेक्ट्स क्या हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी? जैसे इंटेलिजेंस के होते हैं लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन, यानी कि वो सीखता भी है, वो रीजनिंग कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी भी है, वो डिसीजन भी ले रहा है, वो परसेप्शन परसीव भी कर रहा है सिस्टम आपका, है ना? अगर बर्थ ऑफ एआई देखें तो 1950 से 1956 का युग कहा जाता है। वैसे बहुत पहले से इस पर काम हो रहा है, बहुत। लेकिन एआई जहां से आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से एआई की शुरुआत हो रही है, तो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने पब्लिश किया कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, व्हिच प्रपोज्ड अ टेस्ट ऑफ मशीन इंटेलिजेंस कॉल्ड द इमिटेशन गेम, है ना? तो एलन ट्यूरिंग का नाम मिलता है 1950 में हमको। फिर 1952 में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट नेम्ड आर्थर सैमुअल developed a program to play checkers, which is the first to ever learn the game independently. तो 1952 में एक साइंटिस्ट, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट आर्थर सैमुअल नाम के, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कि एक मतलब जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंटली गेम खेल रहा है, ऐसा। 1955 में जॉन मैकार्थी हेल्ड ए वर्कशॉप एट डार्टमाउथ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्कशॉप ही चल रही है, विच इज द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड एंड हाउ इट केम इनटू पॉपुलर यूसेज। और यहाँ से ये वर्ड पहली बार यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ से इसके बाद ये पॉपुलर यूसेज इसका शुरू होता है। फिर अगर हम डेफिनेशंस देखें तो इसको कई पर्सपेक्टिव में आप एआई को डिफाइन कर सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव हो सकता है ह्यूमन लाइक रीजनिंग, the theory and development of computer system able to perform tasks normally requiring human intelligence, यानी कि जो जो जिन कामों के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस लगती है, जैसे कि विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो अगर करने के लिए, वो परफॉर्म करने के योग्य आपका कंप्यूटर सिस्टम हो जा रहा है, तो वो एआई है। यहाँ पे हमने कौन सा पर्सपेक्टिव लिया है? ह्यूमन लाइक रीजनिंग, यानी कि मनुष्य की तरह तार्किक क्षमता रखने वाला। दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है एन एल्गोरिदम दैट परस्यूज अ गोल। एआई सक्सेस, यानी कि इसकी जो सफलता है वो डिपेंड करती है एसोसिएशन, रिलेशनशिप जो वो डेटा के बीच में बना लेता है, फाउंड इन द डेटा। यानी कि हम कितना अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत हमारी कैपेसिटी है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी कितना, थोड़ी देर बाद हमें कागज कलम की जरूरत पड़ती है, हम उसको कितना, हमको उसका रिलेशनशिप लंबी समय तक नहीं याद कर सकते, एसोसिएशन हम भूल सकते हैं, हमसे वो तारतम्य टूट सकता है। यहाँ पे हमसे बेहतर काम कर रहा है ये सिस्टम, ये रिलेशनशिप, एसोसिएशन डेटा में ढूंढ लेता है, प्रोवाइडेड टू एन एल्गोरिथम ड्यूरिंग द एआई मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस. Although some associations may be useful, others may be biased or inappropriate.
इनएप्रोप्रिएट। इसीलिए आप देखिए जब आप एआई पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपको कहता है कि इट मे, मतलब ये हो सकता है कि इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, ये जरूरी नहीं है कि सही हो। तो वो जो बैठा है जो सर्च कर रहा है उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो समझ सके कि जो डेटा निकल के आया है जो सर्च से वो सही है कि नहीं। इसीलिए स्टूडेंट्स को इसको यूज करने में दिक्कत है क्योंकि वो सब कुछ जो निकल कर आएगा उसको ये सही मान लेंगे। तो ये मे भी हो सकता है कि बायस्ड हो, इनएप्रोप्रिएट हो। फाइंडिंग बैड एसोसिएशंस इन डेटा इज ए मेजर रिस्क, और उन्होंने अगर बैड एसोसिएशंस का पा लिया तो वो और रिस्क की बात है, पॉसिबली लीडिंग टू एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन। तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव है एआई का डिफाइन करने का, जिसमें एल्गोरिथम की बात कर रही है, वरना वो ह्यूमन लाइक रीजनिंग है या इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन। Artificial augmented intelligence is a design pattern for a human-centered partnership model of people in artificial intelligence. वो कह रहे हैं कि एक तरीके से ये एक पार्टनरशिप है human-centered model of people और artificial intelligence के बीच में। ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं to enhance cognitive performance, including learning, decision making, and new experiences. तो इस तरह से कई पर्सपेक्टिव में आप एआई को डिफाइन कर सकते हैं। एआई क्या है? एक ब्रांच है मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की, aiming at the exploration of the secrets of human intelligence on one hand and the transplantation of human intelligence to machines as much as possible on the other hand. एक तरफ तो आप ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो सीक्रेट्स हैं, लर्निंग, परसेप्शन, आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस पर काम हो रहा है, उसको हमने मशीन पे इम्प्लांट कर दिया है सो दैट मशीन्स वुड बी एबल टू परफॉर्म फंक्शंस एज इंटेलिजेंटली एज दे कैन। जैसे कि मशीन वो सिस्टम वो परफॉर्म करके हमको काम दिखा रही है बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से। ठीक है। अब benefits and risks of AI in education. Artificial intelligence holds the promise of shaping the landscape of education across multiple dimensions. ये बात जानते हैं कि उसने लर्निंग को पर्सनलाइज कर दिया है, टेलर मेड एक्सपीरियंस मिल रहा है बच्चों को, ऑटोमेटेड इवेल्युएशन भी ऑटोमेटेड है। We have to choose our AI to augment rather than replace traditional teaching methods, transparency and fairness in AI based system. ये कह रहा है कि हमको AI को इस तरह से यूज करना चाहिए ताकि हम जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें सुधार ला सकें, ना कि हम ट्रेडिशनल मेथड को पूरी तरह से एआई से बदल दें। The infusion of AI into education introduces complexities, क्योंकि एआई के आने से कॉम्प्लेक्सिटीज भी आई हैं, particularly in combating academic dishonesty. एकेडमिक मतलब शैक्षणिक डिसऑनेस्टी चल रही है। स्ट्राइपेटल ने कहा कि एजुकेटर्स शुड प्रायोरिटाइज टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई एंड हाउ टू यूज इट रिस्पांसिबली। टीचर्स को ये जरूर बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि कैसे वो एआई को न्यायपूर्ण तरीके से, इथिकली नैतिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसको रेस्पॉन्सिबल तरीके से आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो हाउ द इश्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ऑटोनॉमी एंड एकेडमिक डिसऑनेस्टी, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर रिलेटेड विद एआई इन एजुकेशन। यानी कि कैसे एआई की वजह से ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत आ रही है, फेयरनेस गड़बड़ हो रही है, ऑटोनॉमी में दिक्कत है, एकेडमिक डिसऑनेस्टी हो रही है, बायस और डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है, ये देखते हैं। तो रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग एथिकल यूज ऑफ एआई में बहुत सारी हैं, यूनेस्को ने भी दी है, ओईसीडी ने भी दी है और यूरोपियन अप्रोच भी है इसके लिए, लेकिन हम मेनली यूनेस्को पर बात करेंगे। तो यूनेस्को ने क्या रिकमेंडेशन दी अपनी? यूनेस्को's first ever global standard on AI ethics, the recommendation on the ethics of artificial intelligence adopted in 2021। ये अभी recent बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। is applicable to all 194 member states of UNESCO, और हम भारत भी यूनेस्को का मेंबर स्टेट है तो भारत पे भी एप्लीकेबल है। तो इसने हमको रिकमेंडेशन संस्तुतियां दी हैं कि आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इथिकली यूज कर सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द रिकमेंडेशन। यानी कि ह्यूमन की का राइट, मानव अधिकार और मानव की डिग्निटी की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, की सुरक्षा होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द एडवांसमेंट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सच एज ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, ऑलवेज रिमेंबरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन ओवरसाइट ऑफ एआई सिस्टम। यानी ऐसा ना हो कि एआई के इस्तेमाल करने से कहीं डिग्निटी गड़बड़ हो रही है या ह्यूमन राइट्स में दिक्कत आ रही है। However, what makes the recommendation exceptionally applicable are its extensive policy action areas. इन्होंने कुछ इसके policy action areas बताए हैं, which allow policy makers to translate the core values and principles into action with respect to data governance, मतलब हम कैसे डेटा को गवर्न करें, environmental ecosystem, आपके environment को ecosystems को दिक्कत ना हो एआई की वजह से, gender related कोई दिक्कत ना हो, education और research में dishonesty ना हो, हेल्थ और सोशल वेलबींग में गड़बड़ ना हो, और भी बहुत सारे एरियाज। तो कौन कौन से एरिया हैं? प्रियम्बल अगर हम पढ़ें यूनेस्को जो रिकमेंडेशन अभी दे रहा है उसी से क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहा है वो।
कह रहा है कि कंसीडरिंग दैट एआई टेक्नोलॉजीज कैन बी ऑफ ग्रेट सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड ऑल कंट्रीज, ये हमको दिख रहा है कि मानवता की हम बड़ी सेवा कर सकते हैं एआई से, सभी देशों को इससे लाभ हो सकता है, लेकिन कुछ इथिकल कंसर्न रेज हुए हैं एआई की वजह से, जैसे डिस्क्रिमिनेशन है ना, inequality, digital divide, exclusion, and a threat to cultural, social, and biological diversity and social or economic divides. The need for transparency and understandability of the workings of algorithm and the data with which they have been trained and their potential impact on, including but not limited to, human dignity, human rights, यानी कि क्या गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमारी ह्यूमन की डिग्निटी नहीं, उसका राइट नहीं, कोई फंडामेंटल फ्रीडम नहीं, जेंडर इक्वालिटी में कोई दिक्कत ना आए, डेमोक्रेसी में ना आए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल प्रोसेसेस ठीक चलती रहें, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस सही हों, एनिमल वेलफेयर हो और एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम भी हमारा सुरक्षित रहे, ये इसके प्रीएम्बल में कहा गया है। तो ये कुछ इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं जो हमको देखना है एआई यूज करते समय। प्रोपोर्शनैलिटी एंड डू नो हार्म, कोई किसी को नुकसान ना हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे, फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब तक फेयर इसकी पहुंच हो। देखिए दिक्कत क्या है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, कि जब डिवाइड की बात आती है, डिजिटल डिवाइड, यानी कि पहले से ही डिजिटल डिवाइड है, यानी कि कुछ लोग डिजिटल हैव्स हैं, कुछ डिजिटल हैव नॉट्स हैं, सबके पास गैजेट्स और इंटरनेट और ये सुविधा नहीं है। उसमें अगर हम एआई आ गया तो जिसके पास पहले से गैजेट है वो उसमें एआई इनेबल्ड हो गया तो वो और आगे चला जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो और पीछे रह जाएगा। तो ये जो डिवाइड है वो बढ़ रहा है, जिस डिवाइड को हमें कम करना है। और इसी में जेंडर का इंक्लूजन आ जाए तो डिजिटल जेंडर डिवाइड हो जाता है, यानी कि लड़कियां, उनके पास और कम मोबाइल हैं और कम हाईटेक हैं, वो और कम उन टेक्नो से भी हैं, तो और वो एआई नहीं समझ पा रही तो और पीछे रह जाएंगी, और जो है वो और आगे निकल जाएंगे। तो डिजिटल जेंडर डिवाइड, हमको तो जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है ना, तो ये एआई की वजह से तो जेंडर डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, राइट, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन की तो कोई बात ही नहीं रह गई, कोई चीज तो प्राइवेट है ही नहीं, है ना। डेटा सब मतलब वायरलेस दुनिया में सारा डेटा घूम रहा है ना, आपका डेटा आपको पता भी नहीं कहाँ कहाँ, कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ यूज कर रही है इसको। तो इसीलिए तो कोई भी आपके नंबर पे कॉल आ जाती है, कोई भी जो साइबर फ्रॉड है, ये सारी चीजें, ये सब इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि स्पीच रिकॉग्निशन है ना, आपकी जान, आपके घर परिवार के सदस्य के या आपकी आवाज में किसी और के पास फोन, आपके घर के किसी सदस्य की आवाज में आपके पास फोन, ये सारी बातें इसी वजह से। ह्यूमन ओवरसाइट एंड डिटर्मिनेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस एंड लिटरेसी। अब डिजिटल लिटरेसी की बात होगी, अब जो डिजिटली लिटरेट नहीं है उसके लिए तो बहुत नुकसानदेह है, और जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। और मल्टी स्टेक होल्डर्स एंड एडेप्टिव गवर्नेंस एंड कोलैबोरेशन, इन सिद्धांतों की बात यूनेस्को ने की है कि ऐसे ऐसे आप करिए तो एआई को इथिकली यूज कर सकते हैं। पॉलिसी एरिया इन्होंने क्या क्या बताए हैं कि इथिकल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना, इथिकल गवर्नेंस हो, डेटा की पॉलिसी बने, डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम सुरक्षित रहे, जेंडर के संग कोई दिक्कत ना हो, जो अभी बात की, कल्चर सुरक्षित हो, डाइवर्सिटी बनी रहे, एजुकेशन और रिसर्च में डिसऑनेस्टी ना हो। डिसऑनेस्टी मतलब हमने आपको असाइनमेंट लिखने के लिए दिया, आप एआई से निकाल कर ले आए, तो ये क्या है, एआई आपकी मदद दूसरे सेंस में आपको लेना चाहिए, बट आपको आपका दिया हुआ असाइनमेंट आप अनइथिकल तरीके से एआई से लिखवा कर या एआई से बोरो करके ले आए, तो वो क्या है, एकेडमिक डिसऑनेस्टी है। पूरी पूरी रिसर्चेज ऐसे हो जा रही हैं, तो इसलिए ये सारी बातें। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी एंड लेबर, और हेल्थ एंड सोशल वेलबींग भी, है ना। फिर इसीलिए हम बात सिर्फ जेंडर में, मुझे लगता है एजुकेशन लिया होगा, हाँ, जेंडर एजुकेशन और रिसर्च मैंने लिया है, तो मैं जल्दी करूंगी क्योंकि बहुत सारा मैंने इसमें मैटर डाल दिया है। जेंडर क्या है कि मेंबर स्टेट शुड इंश्योर दैट द पोटेंशियल फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू कंट्रीब्यूट टू अचीविंग जेंडर इक्वालिटी इज फुल्ली मैक्सिमाइज्ड and must ensure that the human rights and fundamental freedoms of girls and women and their safety and integrity are not violated at any stage, है ना। यही बात, मैं इसीलिए इसको पढ़ूंगी नहीं, आप इसको बाद में अपने इत्मीनान से धीरे धीरे स्क्रॉल करके आगे बढ़ सकते हैं, कि मेंबर स्टेट्स कह रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमको जेंडर इक्वालिटी को हासिल करना है, न कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम जो गर्ल्स के हैं उनको डिस्टर्ब करके उनकी सेफ्टी इंटीग्रिटी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जेंडर रिस्पॉन्सिव स्कीम्स यूज करनी है ना, हमको इन्वेस्ट करना है ताकि स्टेम कोर्सेज में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, हम उनसे जेंडर इक्वालिटी को रियलाइज कर पाएं, जेंडर वेज गैप को कम कर पाएं, ना कि बढ़ा पाएं।
और मेंबर स्टेट को ये भी करना है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और डिस्क्रिमिनेटरी बायसेस जो हैं वो एआई सिस्टम में ट्रांसलेट ना हो, जेंडर डाइवर्सिटी इन एआई रिसर्च को हमको प्रमोशन देनी है। इस तरीके से हम काम अगर करेंगे तो जेंडर इक्वालिटी को पा सकते हैं। एजुकेशन और रिसर्च से क्या लेना देना है कि एआई लिटरेसी एजुकेशन चलाएं हम, है ना, एआई टेक्नोलॉजीज हम सिखाएं अपने स्टूडेंट्स को, की रिक्विजिट स्किल्स फॉर एआई एजुकेशन जैसे बेसिक लिटरेसी आए, न्यूमेरेसी आए, बच्चों को कोडिंग आए, डिजिटल स्किल्स हो उनके पास, मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात की जाए, तब वो एआई को यूज करके उससे कुछ बेहतर काम ले सकते हैं। और ओईसीडी ने क्या कहा है एआई पे, ओईसीडी एआई प्रिंसिपल्स प्रमोट यूज ऑफ एआई दैट इज इनोवेटिव एंड ट्रस्टवर्दी एंड दैट रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये भी यही बात कर रहे हैं कि हमको वैसा यूज करना है कि वो इनोवेटिव तो हो, ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रिस्पेक्ट करे, और ये इसने 2019 में इसको अपनाया है। और यूरोपियन अप्रोच टू एआई क्या है, ये भी उसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि एक्सीलेंस और ट्रस्ट मिले, रिसर्च को बूस्ट मिले, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़े, लेकिन सेफ्टी और फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना जरूरी है। और इस तरीके की बातें यूरोपियन अप्रोच टू एआई है। आई थिंक अब ये खत्म है, थोड़ा लास्ट में स्पीडीली कर दिया मैंने कि बहुत लंबा ना हो जाए। आप चाहे तो धीरे धीरे अपनी गति से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एआई का इथिकल यूज के लिए रिकमेंडेशंस की बात, ये यूनेस्को ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, और भारत ने अपनी कोई अभी यूजीसी ने रिकमेंडेशन नहीं बनाई है, बल्कि वो इन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं यूनेस्को की रिकमेंडेशन के लिए। और वो प्लेजरिज्म तो कह ही रहे हैं कि आपको प्लेजराइज टेक्स्ट नहीं इस्तेमाल करना है, तो उसी में एआई वाली बात भी आ जाएगी कि एआई धीरे धीरे आपका प्लेजरिज्म में आ जाएगा। ये आने लगा है कि कौन सा मैटर एआई से लिया है आपने, कहाँ से लिया है, क्योंकि एआई भी किसी ना किसी साइट से ही आपको मैटर लाके दे रहा है। ओके, so it is a new topic, that is ethical use of AI in education, and there are so many recommendations of UNESCO. There is a particular handbook of UNESCO tagline which is ethical use of AI in education, and it is OECD's recommendations, European approach to AI, and many such like this. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.